तुम कौन हो? क्या चाहती हो मुझसे? मेरी मौत का सच बाहर लाओ। मुझे शांति चाहिए, वरना ये मुर्दा घर तेरे लिए भी कब्र बन जाएगा। तभी राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अबे बुढ़े, मेरे इस अस्पताल में ये सब गंध करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी कि मैं जब तक इस अस्पताल में हूं ये सब पाखंड करने की हिम्मत मत करना, पर तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। मेरी बात न मानने वालों के साथ मैं क्या करता हूं आज तुम्हें दिखाता हूं। यादव जी, गिरफ्तार कर लीजिए इन तीनों को। देखिए, ये तीनों हॉस्पिटल को जलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये दोनों तो इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, पर यह अधनंगा बाहर का है। अकरम का इतना कहना था कि अचानक से कमरे में हवा चलने लगी और कुंड की आग से एक बहुत खूबसूरत परछाई निकली। वो देखते ही देखते सबके सामने आ गई। अब और नहीं होता यार, कहां कहां इंटरव्यू दिए, कोई नौकरी नहीं मिली। भाई, एक काम है तेरे लिए। हॉस्पिटल में मुर्दा घर की नाइट शिफ्ट है। थोड़ा अजीब है, लेकिन सैलरी अच्छी है। मुर्दा घर यार थोड़ा डरावना लगता है। डर से पेट नहीं भरता दोस्त, सोच ले। करना है तो मैं बात करवा देता हूं। राहुल भारी मन से पहली रात ड्यूटी पर पहुंचता है। अच्छा, तो तुम हो नए कर्मचारी? बेटा, काम तो आसान है, लेकिन यहाँ की रातें बेचैन कर देती हैं। हर आत्मा को चैन नहीं मिलता। कुछ तो ऐसी हैं जो हर रात जागती हैं और जिन्हें हमसे कुछ चाहिए। बस काम चाहिए काका, डरवर से तो दोस्ती करनी होगी। शर्मा जी उसे पुराना ऑफिस दिखाते हैं। लकड़ी की पुरानी टेबल, दीवारों पर सीलन और खून के धब्बे। रात के 2 बजे अचानक बाहर से आती हवा में कुछ खड़खड़ाने की आवाज गूंजती है, जैसे कोई खिड़की नहीं, किसी का दरवाजा खुला हो। राहुल टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। उसके कदम जैसे किसी अनदेखी ताकत की ओर बढ़ रहे हों। तभी उसे फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखते हैं, बिल्कुल ताजे, और वो निशान स्ट्रेचर की ओर जा रहे थे। ये क्या है? कोई मजाक कर रहा है क्या? वह डरते डरते स्ट्रेचर की ओर बढ़ता है, जिस पर एक औरत की लाश रखी थी। आधा चेहरा जला हुआ, बाकी चेहरा सफेद कफन से ढंका। अचानक हवा एक झोंके की तरह चलती है और कफन का कोना हट जाता है। लाश की आंखें खुली थीं और सीधा राहुल को देख रही हैं। ये क्या देख रहा हूं मैं? ये आंखें, ये जिंदा है क्या? वो पीछे हटता है। तभी पीछे से शर्मा जी की धीमी आवाज आती है। ये है रेणुका मिश्रा। जिस रात आई थी तब भी उसकी आंखें खुली थीं। उसकी मौत कोई सामान्य नहीं थी। उसका शरीर जला था, पर आत्मा अभी भी जल रही है। राहुल के शरीर में एक ठंडक दौड़ जाती है। उसे महसूस होता है कि इस मुर्दा घर में सिर्फ लाशें नहीं, कई कहानियां भी हैं। दर्द है, अधूरापन है और इंतजार है इंसाफ का। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। एक जोरदार आवाज आती है और राहुल जब फिर से स्ट्रेचर की तरफ देखता है तो वह स्ट्रेचर खाली होता है। राहुल की सांसें थम जाती हैं। यह सिर्फ पहली रात थी, लेकिन अब राहुल जान चुका था कि यह नौकरी किसी आम ऑफिस की नहीं थी, बल्कि किसी रहस्य से भरे अध्याय की शुरुआत थी। अगली रात की शुरुआत शांत थी, लेकिन राहुल का मन अब लगातार बेचैन रहने लगा था। घड़ी ने 3 बजे का समय दिखाया जब अचानक उसने मुर्दा घर की गैलरी में एक हलचल सी महसूस की। उसने जैसे ही सामने देखा, सामने से एक परछाई भागती दिखी, तेज मगर धुंधली, सफेद साड़ी, उलझे बाल और पैरों से खून टपकता हुआ। कौन है? रुकिए। परछाई जवाब नहीं देती, बस धीमे स्वर में एक चीख सुनाई देती है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल उसका पीछा करता है। गैलरी से मुड़कर पुराने स्टोरेज रूम में पहुंचता है। वहां दीवारों पर पुराने खून के निशान दिखते हैं और एक कोने में टूटी हुई चूड़ियों की आवाज गूंज रही थी, पर वहां कोई नहीं था। अचानक राहुल की टॉर्च बंद हो जाती है। अंधेरे में एक ठंडी सांस उसके कानों से टकराती है। वो मेरा कातिल यही था, उसी ने आग लगाई थी। वो जिंदा है और मैं अधूरी हूं। टॉर्च फिर से जलती है। सामने एक आईने में राहुल खुद को नहीं बल्कि रेणुका की आत्मा को देखता है। तुम कौन हो? क्या चाहती हो मुझसे? मेरी मौत का सच बाहर लाओ।
मुझे शांति चाहिए, वरना ये मुर्दा घर तेरे लिए भी कब्र बन जाएगा। तभी राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इस मुर्दा घर की आत्माएं चुप नहीं रहती बेटा, वो तब तक पीछा करती हैं जब तक उनकी आवाज दुनिया तक ना पहुंचे। कुछ देर बाद शर्मा जी उसे उठाते हैं। राहुल अब सिर्फ कर्मचारी नहीं था, वो एक गवाह बन चुका था और शायद अगला निशाना भी। राहुल अब उस रहस्य की तह तक जाने को बेचैन हो गया था। रेणुका की आत्मा ने जो कहा था, वो मेरा कातिल यही था, उस वाक्य ने उसके दिल दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। शर्मा जी, ये रेणुका मिश्रा कौन थी और उसकी मौत के पीछे क्या था? रेणुका अस्पताल में ही नर्स थी बेटा, पर उसकी मौत को अस्पताल ने हादसा बताया। आग लगने से मरी ये कहा गया, मगर लोगों की फुसफुसाहट कुछ और कहती है। राहुल ने अब खुद तहकीकात शुरू की। उसने हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। सीसीटीवी फुटेज उस रात की कोई मौजूद नहीं थी, सब गायब कर दिए गए थे। मगर एक फाइल, एक रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था, रेणुका मिश्रा के शरीर के बाहरी हिस्से जले हैं, लेकिन मृत्यु आग से नहीं हुई। मृत्यु अंदरूनी चोटों के कारण हुई थी, जिसमें प्रमुख गर्दन और पीठ की चोटें थीं। मतलब उसे मारा गया था और फिर आग लगाई गई। रात को फिर आत्मा प्रकट होती है। अब उसका रूप और भी भयानक था। आंखों में खून, बाल बिखरे और चारों ओर चूड़ियों की आवाजें। तू सच के पास है, बस अब मेरी सच्चाई दुनिया को बता। मेरा कातिल अस्पताल के भीतर ही है, एक सफेद कोट में। राहुल ने अस्पताल के कर्मचारियों की लिस्ट खंगाली और पाया कि रेणुका का आखिरी शिफ्ट एक डॉक्टर के साथ था, अकरम शेख। वही डॉक्टर जिसके खिलाफ पहले भी एक नर्स ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, पर केस दबा दिया गया था। अब तुम्हारे लिए इंसाफ लेकर रहूंगा रेणुका, किसी भी हाल में। अगले दिन राहुल ने इंस्पेक्टर यादव से मुलाकात की। शुरू में इंस्पेक्टर यादव ने गंभीरता नहीं दिखाई, पर जैसे ही राहुल ने रेणुका की रिपोर्ट और डॉक्टरी सबूत दिए, इंस्पेक्टर यादव चौकन्ना हो गई। अगर ये सब सच है तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है इस अस्पताल में। मैं खुद जांच शुरू करूंगी। रात होते ही आत्मा फिर आई, मगर इस बार वो शांत थी। अब मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए न्याय जरूर लाओगे, और अब तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। पर याद रखना, इंसाफ अधूरा है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। राहुल अब पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक के बाद एक रातें भूतिया अनुभव और खौफनाक घटनाओं से भरी हुई थीं, और अब वह जानता था कि यह केवल आत्मा की शांति नहीं, बल्कि एक विशाल साजिश थी जिसे सुलझाना जरूरी था। शर्मा जी ने उसे समझाया, जब तक आत्मा की आत्मिक शांति का उपाय न किया जाए, तब तक आत्मा प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो सकती। राहुल, इस मुर्दा घर में एक पुराना यज्ञ स्थल है, जहां पर आत्माओं को शांति देने के लिए एक यज्ञ और पूजा होती थी। पर जब से अकरम इस हॉस्पिटल का चीफ बना है, तब से यह स्थान बंद पड़ा है। लेकिन इस मुर्दा घर में आत्माओं की शांति के लिए इसे फिर से जागृत करना जरूरी है। बेटा, यह सिर्फ एक सामान्य यज्ञ नहीं है, यह आत्मा की शांति के लिए एक पवित्र प्रक्रिया है जो आत्मा को शांति देने में मदद करती है। जब तक रेणुका की आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यह सब नहीं हो सकता। अगले दिन राहुल यज्ञ स्थल की ओर बढ़ा, लेकिन उसका दिल अब भी डर से धड़क रहा था। वह बुरी तरह घबराया हुआ था। वो दोनों यज्ञ स्थल पहुंचे, जहां पंडित जी पहले ही पहुंच चुके थे। ये जगह अंधेरी और खौफनाक थी, और चारों ओर एक सर्द हवा चल रही थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे जो किसी भूतिया घटना की गवाही दे रहे थे। राहुल की सांसें तेज हो गईं और उसने शर्मा जी से पूछा, शर्मा जी, यहां बस हम दोनों ही क्यों हैं और कोई क्यों नहीं आया है? देखो राहुल, जब से अकरम इस हॉस्पिटल का चीफ बना है, तब से इस हॉस्पिटल में पूजा और यज्ञ बंद हो चुका है। वो पुलिस को बुला लेता है और पूजा करने वाले को जेल भिजवा देता है। तो उसे ना बुलाते, बाकी सब तो आ ही सकते थे। देखो राहुल, यहां बहुत से लोग हैं जो अकरम की चमचागिरी करते हैं। उनमें से कोई ना कोई उसे जरूर बता ही देता, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया। ये बातें करते हुए शर्मा जी और राहुल दोनों हवन करने के लिए जाने लगे। हवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे समय बीतता रहा। तभी अचानक वहां कोई चिल्लाया,
अबे बुढ़े, मेरे इस अस्पताल में ये सब गंध करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी कि मैं जब तक इस अस्पताल में हूं ये सब पाखंड करने की हिम्मत मत करना, पर तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। मेरी बात न मानने वालों के साथ मैं क्या करता हूं, आज तुम्हें दिखाता हूं। गलती हो गई सर, हमें यहाँ डर लग रहा था इसलिए हम हवन कर रहे थे। साले बुढ़े, तुझे पहले भी समझाया था, पर तू कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होगी। बुढ़े, आज तुझे जेल भेजता हूं, तभी तेरी अक्ल ठीक होगी। थोड़ा रुक, अभी पुलिस आती ही होगी। अकरम की बात सुनकर राहुल और शर्मा जी दोनों ही घबरा गए। तभी वहां पुलिस आ गई। उन्हें देखकर अकरम बोला, आइए यादव जी, आइए, बड़े दिन बाद दर्शन प्राप्त हुए हैं आपके। हाँ, पिछली बार भी हम इसी मुर्दा घर में मिले थे, तब मुझे यहाँ रेणुका के बूढ़े पिता ने बुलाया था और आपको रेणुका का कातिल बोल रहे थे। पर संजोग तो देखिए, आज फिर से हम मिल रहे हैं, पर इस बार आपने हमें यहाँ बुलाया है। बताइए हमें क्यों बुलाया है? यादव जी, गिरफ्तार कर लीजिए इन तीनों को। देखिए, ये तीनों हॉस्पिटल को जलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये दोनों तो इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, पर ये अधनंगा बाहर का है। यादव जी की बात सुनते ही राहुल के दिमाग में एक प्लान आया और वो डरते हुए तपाक से बोला, अकरम सर, इसमें हमारी गलती नहीं है। पिछले कई दिनों से मुझे यहां रेणुका मिश्रा नाम की एक लड़की दिख रही है जो बहुत डरावनी है। उसका चेहरा जला हुआ है और वो बोलती रहती है कि मेरा खून हुआ है, मुझे न्याय दो। अकरम सर, मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए हम हवन कर रहे थे, हम आग नहीं लगा रहे थे। राहुल की बात सुनते ही अकरम घबरा गया और वो राहुल को देखकर बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोला, साले, बकवास बंद कर। ये सब बातें तुझे इस बुढ़े ने बताई है ना? नहीं सर, ये सब बातें मुझे रेणुका जी ने बताई हैं कि कैसे उन्हें पहले मारा गया और फिर आग लगाकर जलाया गया। अबे, मुर्दे कब से बोलने लगे? साले, तू और ये बुढ़ा मिलके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारा पूरा जीवन दोजक बना दूंगा। सालों, उस बदचलन, गिरी हुई, चरित्रहीन लड़की के लिए मुझसे पंगा ले रहे हो। अकरम का इतना कहना था कि अचानक से कमरे में हवा चलने लगी और कुंड की आग से एक बहुत खूबसूरत परछाई निकली। वो देखते ही देखते सबके सामने आ गई। तभी उसे देखकर अकरम घबराते हुए बोला, रेणुका। अकरम के बोलते ही वो परछाई बहुत भयानक रूप में आ गई और अकरम की तरफ बढ़ने लगी। हाँ, तो तू क्या बोल रहा था? चल अब बोल के बता कि मैं क्या थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? क्यों? मैं तो बदचलन थी ना। नहीं, तुम बदचलन नहीं थी। मुझे माफ कर दो, वो मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्षमा के लिए कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई, पर चल, क्षमा कर दूंगी और मैं तुझे नहीं मारूंगी। पर पहले तू इन सबको बता कि तुमने मुझे क्यों और कैसे मारा। तब अकरम बताने लगा, जब वो पहली बार इस हॉस्पिटल में चीफ बनकर आया था, तब उसकी नज़र हॉस्पिटल की सभी खूबसूरत नर्सों पर पड़ी और वो उन्हें अपने बिस्तर पर लाने के लिए बेचैन हो उठा। वो हमेशा उन्हें घूरता रहता था, मानो उन्हें खा लेगा। धीरे धीरे वो उन सबको अपनी हवस की आग में झोंकता गया, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर तो किसी को ब्लैकमेल करके। पर जब उसकी नज़र रेणुका पर पड़ी तो मानो वो पागल हो गया। पर उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे वो रेणुका का फायदा उठा सके। तब एक दिन उसने रेणुका को अपने पास बुलाया और ज्यादा छुट्टी लेने के कारण उसका प्रमोशन न होने की बात की। रेणुका दुखी हो गई। देखो, तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो पाएगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ कर सकता हूं। क्या सर, मुझे क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, बस अगले साल तक हर महीने में 2 बार मेरे साथ होटल चलना पड़ेगा। इसे मेरी फीस समझ लेना। साले सुअर, मुझे उन मजबूर नर्सों की तरह समझ रखा है जो अपनी मजबूरी के चलते तेरे साथ सो जाती हैं। मैं कल सुबह होते ही तुम्हारी शिकायत हेल्थ मिनिस्ट्री में करूंगी और उन्हें तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी। ये बोलकर रेणुका जैसे ही मुड़ी, अकरम ने वॉश उठाकर रेणुका के सर पर मारा और फिर उसकी कमर पर एक लात मारी। रेणुका सीधे फर्श पर गिरी और उसका सर फट गया। फिर अकरम ने रूम में आग लगा दी और वहां से चला गया। अकरम की बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग बौखला गए। रेणुका,
अब तो मैंने सब सच बता दिया, अब मुझे छोड़ दो। अकरम की बात सुनकर रेणुका मुस्कुराई और अपने एक ही वार से अकरम का सर काट दिया। फिर वो राहुल की तरफ घूमी और मुस्कुराकर उसे धन्यवाद बोलकर गायब हो गई।